साथ मैं सब्जियाँ को उम्मीद करते दोस्तों आप सब ठीक होंगे। सॉरी यार दोस्तों, कल वीडियो नहीं बना सके। आपको शायद महसूस भी हो रहा होगा कि गला भी नहीं ठीक, बुखार जुकाम की वजह से भी, और कल वैसे भी मैं आउट ऑफ सिटी भी था भी नहीं इधर, तो थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा सफ़र से आया था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सके, तो इसलिए उसका कल के लिए भी सॉरी। अभी भी थोड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन कोई मैनेज कर लेंगे। तो चलते दोस्तों आज की वीडियो के नाम है इफ़ इंडिया हेल्प्स बांग्लादेश एनिमी देन वी कांट कोऑपरेट। अच्छा, मतलब अगर इंडिया बांग्लादेश के दुश्मन के साथ हेल्प करेगा तो हम भी उसकी मदद नहीं करेंगे। ये बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आई है। ऐसे में देखते हैं मुद्दा क्या है, तो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आने वाले 2 से लेकर 3 सालों तक, एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि 5 सालों तक भी चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन जाए। और अगर आपको लग रहा है कि इसके चांसेस कम है, तो ऑलरेडी जो बांग्लादेश के नए पावर होल्डर्स हैं उनकी स्टेटमेंट जारी है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, अस्थाई सरकार, उसके एडवाइजर हैं। पीएम की पोस्ट ही आप मान लीजिए, कहने को एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मगर एज ए प्राइम मिनिस्टर ये काम करेंगे। इन्होंने हाल ही में इंडिया को एक डायरेक्ट वार्निंग ये दी थी कि अगर बांग्लादेश कल को अनस्टेबल बन गया तो इसका इम्पैक्ट इंडिया को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से होगा। इन्होंने 3 लोकेशंस गिनवाई है। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश कल को अस्थिर होता है तो इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अस्थिरता आएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन्होंने बात करी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखोगे अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और म्यांमार देश, नाउ म्यांमार की देखिए यहाँ पर बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहिंग्या क्राइसिस, उसके अलावा कई रेफ्यूजीज का इशू है वहाँ पर। अगर बांग्लादेश कल को जेन्युइनली कोलैप्स कर जाता है या फिर इंटरनल इश्यूज बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो म्यांमार को भी सफ़र करना होगा। ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने ये देखा है, देखो मोहम्मद यूनुस अपने आप में ये मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं है बांग्लादेश में, कहने को बांग्लादेश की सरकार के एडवाइज़र है ये, और आगे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पावर में रहेंगे। मगर जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव होते हैं ना, अगेन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि चुनाव होते हैं, अगर चुनाव होते हैं उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खलीदा जिया की पार्टी, ये मोस्ट प्रॉब्ली पावर में आ जाएगी क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को काफ़ी हद तक डिसमेंटल कर दिया गया है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों ने ऑलरेडी इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे बीएनपी की लीडरशिप ये कह रही है विल बी टफ टू कोऑपरेट विद इंडिया। इंडिया के साथ कोऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया हमारी एनिमी की हेल्प करेगा। नाउ इनका एनिमी कौन है? ये कहते हैं कि इनकी एनिमी है शेख हसीना। शेख हसीना जैसे आप जानते हैं इस वक्त इंडिया में है। यूएसए ने इनका वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। यूके ने इनके सामने हाथ जोड़ लिए हैं कि हमारे पास भी मत आना, हम भी असाइलम आपको नहीं दे पाएंगे। तो अभी के लिए ये सोच रही है कि करना क्या है। मैं वैसे आपको बता दूं, शेख हसीना अपना घर छोड़ के बांग्लादेश में, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे आई है इंडिया में। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले तक इनको भी उम्मीद नहीं थी कि इनकी जो आर्मी है ये धोखा दे जाएगी और जो ये प्रोटेस्टर्स हैं इनको खुला हाथ दे देगी आर्मी के, जाओ जो करना है करो, पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करनी है, जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, यू आर फ्री। तो शेख हसीना जिस जल्दबाजी में बांग्लादेश से आई है इंडिया में, कई रिपोर्ट्स में यही पब्लिश किया गया है कि इनके पास खुद के खर्चे के लिए इतने पैसे भी नहीं। इनके जो हेल्पर्स हैं ये रिसेंटली इनके लिए शॉपिंग करने के लिए गए, कुछ इनको सामान वगैरह चाहिए होगा, यहाँ पे इंडिया में रह रही है, तो 30,000 तक की ये लोग शॉपिंग कर पाए। उसके बाद इनके पास कैश भी नहीं था ना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना गरीब हो गई है। इनके जो पुत्र हैं, इनकी जो बाकी फैमिली है, दे आर वेल टू डू और शेख हसीना को पैसे की कमी नहीं आने वाली। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, शेख हसीना खुद इतनी ज़्यादा स्टंड है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो भारत में बस खुद को आप कह लीजिए गैदर कर रही है और बहुत ही जल्द वो भारत छोड़ के हो सकता है कि रशिया या फिर फिनलैंड या फिर यूरोप के किसी देश, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि दुबई में भी चली जाए। बीएनपी को ये सब भी नहीं भा रहा। ये कह रहे हैं कि इंडिया में शेख हसीना है ना, इंडिया मदद कर रहा है शेख हसीना की कि अभी के लिए यहाँ पे आप रुक सकती हैं। इसी बात को लेकर इंडिया के साथ कोऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इनकी मेंटेलिटी है और अभी तो ये लोग पावर में भी नहीं आए।
अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, अभी बीएनपी के पास कंप्लीट पावर आई नहीं है। एक बार ये लोग पावर में आ गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। और बांग्लादेश से निपटने का मैं आपको बता दूं, एक ही सोल्यूशन रहेगा इंडिया के सामने, अप फ्रंट डायरेक्ट बात करनी होगी इनसे। अब वो दिन गए कि बिल्कुल डिप्लोमेसी से, प्यार से आप बात कर रहे हैं, ओपनली बातें नहीं हो रही। आपने एक बात नोट करी होगी, ये जो ट्वीट है ना पीएम मोदी की, इस ट्वीट को मैं हिस्टोरिक बोलूंगा। अब आप कहोगे हिस्टोरिक क्या बात है इसमें? इसमें पीएम मोदी ने ओपनली ये वर्ड्स यूज किए हैं, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। पीएम मोदी ने ओपनली 10 साल में पहली बार एक ट्वीट में जो ये वर्ड है ना हिंदू, इसका इस्तेमाल किया है। नहीं तो पीएम मोदी की ट्वीट्स देख लेना, इन्होंने जो ये वर्ड है ना हिंदू, ये इतना अवॉइड किया है कि मैं यूज ना करूं, लोग कहीं पे ऑफेंड ना हो जाए, कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। मगर बांग्लादेश में हाल ही में जिस तरीके से हिंदूज पे अटैक हुए हैं, पीएम मोदी को ओपनली ये बात बोलनी पड़ी। और आप एक बात नोट करना, मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश में अपनी मीडिया के सामने कह रहे थे, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ बिल्कुल हिंदूज पे अटैक हुआ है और ये अटैक गलत तरीके से किए जा रहे हैं, इन्हें हमें रोकना चाहिए। प्रेशर यहीं पे मैं कहूँगा, पीएम मोदी की जो ये ट्वीट है, यही अपने आप में बहुत ज़रा एक प्रेशर क्रिएट करती है बांग्लादेश पर। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है कल को। चिकन्स नेक, ये जो एरिया है ना यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके, कुछ मान लो टेररिज्म अपने देश में कंट्रोल ना करके, जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि अरे हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स है, पता नहीं कभी इंडिया में चले जाते होंगे, कुछ हो गया होगा, हमें पता नहीं। बांग्लादेश ने भी कल को ये करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल इससे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, नॉर्थ ईस्ट में। म्यांमार तो प्रॉब्लम झेलेगा ही ना। मुझे यहाँ पर एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्राइमरली आसियान कंट्रीज को वो देखते हैं, उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिसेंटली। उन्होंने ये कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश अगर बीएनपी के अंडर आ जाता है और बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो जाता है, ये लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ा देते हैं, तो कल को ना कोई छोटी बात नहीं है, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है बांग्लादेश म्यांमार के बीच में। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हैं। याद रखिएगा, म्यांमार भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर है। बांग्लादेश में अभी एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है पाकिस्तान वाला, जहां पर कहने को डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा रही है, मगर पीछे जो असली पावर है वो आर्मी के पास है। आर्मी काफी हद तक जो मेन पावर है अपने पास रख रही है। तो सिचुएशन कैन गेट वेरी बैड बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश एज वेल। और रोहिंग्या क्राइसिस जो है, रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस, वो यहाँ पर एक बड़ा रीजन हो सकता है। और उसके अलावा मैं एक बार यहाँ पर यही बोल दूंगा, बांग्लादेश की देखिए इकोनॉमी तो गिरने वाली है, ये होना ही है। बांग्लादेश में आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इनके जो एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहे थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, उसमें गिरावट आएगी। हमने ऑलरेडी एक चीज़ ये देखी है कि इंडिया के जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए बांग्लादेश कुछ ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस या टीसीएस वगैरह है बांग्लादेश में। मेन इनके जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स थे उसके बेसिस पर बांग्लादेश में नौकरियां आ रही थी। इनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ हद तक बेहतर हो रहा था। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इन्होंने इंडिया को भी थोड़ा बहुत बीट कर दिया था। ये जो सारी तरक्की है ना, आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में हवा होने वाली है। ऑलरेडी हमने देखा है कि बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इनके एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स में 10 से लेकर 20% का जंप आया है। और ये तो बस अभी का मैं आपको डेटा बता रहा हूं, कुछ महीने रुक जाइए, इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से। तो बांग्लादेश को आने वाले समय में भारत की आवश्यकता पड़ेगी। लोन चाहेंगे ये इंडिया से, ये लोग चाहेंगे अगर कल को म्यांमार से बातचीत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं हेल्प करे। और भी वेरियस एस्पेक्ट्स में ये इंडिया की हेल्प चाहेंगे। तो हमें उसे लेवरेज करना होगा कि अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी आप मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है आपकी, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे आप। ये सब बातें ओपनली बांग्लादेश के साथ की जाएगी, तभी एक प्रॉपर आप कह लीजिए कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे, रिलेशंस इंप्रूव हो पाएंगे। और याद रखिएगा, अभी जो तीस्ता रिवर का इशू है वो भी कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश एक टेस्ट बन के उभरेगा जयशंकर साहब के लिए। जो भी कुछ अपडेट्स आती हैं मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली बांग्लादेश में इलेक्शंस कब होते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएस इनके इलेक्शंस के बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता। क्या पिछली बार की तरह जब शेख हसीना जब जीत गई थी इलेक्शंस, उस टाइम जब यूएसए ने कहा था कि धांधली हुई है, क्या इस बार भी धांधली की बात ये लोग कहते हैं नहीं कहते? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं सर ये तो बताइए
कि जो एक पहले बात चल रही थी, एक जो थ्योरी सामने आई थी कि शेख हसीना ने इंडिकेशन दी है कि बांग्लादेश म्यांमार के बीच में कंट्री बनाई जाएगी। देखो, उसको लेकर अभी आएगी डेवलपमेंट, थोड़ा रुक जाइए। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा, सब्र करिए। फ्यूचर में ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको भी मुझे भी। ये मैं भी यहाँ पे एडमिट करूँगा, जो यहाँ पर होने वाला होगा ना, दिस विल बी अ लेसन फॉर मैनी डेकेड्स टू कम। तो अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बाद में लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, आरबीआई ने हाल ही में इसको बढ़ा दिया है। ये बढ़ाकर किस अमाउंट तक कर दिया है? हालांकि ये सिर्फ टैक्स पेमेंट्स के लिए बढ़ाई गई है कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो वहां पे 1 लाख से ऊपर का भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बताइए, नई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है यूपीआई की फॉर टैक्स पेमेंट्स? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश को रिलेटेड थी। पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है या जो हुआ है, इसके पीछे यहाँ तक कि मैंने सुना कि आईएसआई भी मुलव्वस है, चाइना भी मुलव्वस है, अमेरिका भी मुलव्वस है। ये सारी ताकतें इसमें मुलव्वस थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब इसका हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का, क्योंकि शेख हसीना वाजद जो थी वो प्रो इंडियन थी, और अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो प्रो पाकिस्तान है। उनकी बातों से तो ऐसे इजहार होता है, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया बांग्लादेश के हजूम के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान के नारे लगते हैं, मैंने सुने हैं, पाकिस्तान फौज के नारे लगते हैं, मैंने सुने हैं। लेकिन यहाँ तक मैंने सुना कि जो उनकी वो है ना, अब नई लेडी जो आ रही है वज़ीर आज़म बनेगी, अभी तो इंटरम गवर्नमेंट है, तो वो नारे जो है ना वो पाकिस्तान के हक़ में या बातें उनकी पाकिस्तान के हक़ में जो हैं। तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान मानता है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर करवा रहा है। पाकिस्तानी मानते हैं, सबूत नहीं दे सके अभी तक ऐसे कोई भी कि बलूचिस्तान। भाई आप कमाल की बात करते हैं, कोई सबूत नहीं दे सके कोई। हमने कल परसों से वीडियो की थी लोग सके, उसमें सिर्फ इतना उसकी ज़ुबान से निकलना रह गया था कि हम इंडियन करवा रहे हैं, सिर्फ इतना एक निकलना रह गया था, बाकी सब कुछ उन्होंने खुद ही सब बता दिया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिकन पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, ऐसे ही उन्होंने किया दूसरे के साथ, शेख हसीना के साथ बांग्लादेश ने किया, आस पास से हमें उधर के तंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा एटमोसफेयर बना रहे हैं तो आप देखें, इंडिया के बस रसूल है, उन्होंने भी बलूचिस्तान में और पाकिस्तान की बात कैसे शुरू कर दी, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में KPK में, यहाँ सिंध में, हर जगह पर यहाँ पर भी आग लगी, लावा फूट रहा है। सिर्फ इतनी एक बात उनकी ज़बान से आते आते रह गई कि ये हम करवा रहे हैं, बस इतनी एक बात थी। असल में ना पता मसला क्या है, मसला ये है कि अब ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, जो इसने ये अब स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो एनिमी को सपोर्ट इंडिया ना करे, तो इसका खमियाजा या इसका नुकसान इंडिया को ही हो सकता है, क्योंकि वो शेख हसीना वाजिद को अपनी एनिमी डिक्लेयर करते हैं या समझते हैं। तो वो इसलिए इंडिया के लिए थोड़ा सा अब मुश्किल है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो है ज़ाहिर बात है उधर से निकाली गई हैं, दुदकारी गई हैं बांग्लादेश से, लोगों ने उसको उधर भागने में मजबूर किया। तो इंडिया उसको क्यों रखेगा? इंडिया नहीं रखेगा। जिस तरह प्रशांत साहब बता रहे, हो सकता है वो रशिया चली जाए, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड या किसी या हो सकता है दुबई भी चली जाए, तो कहीं तो उसने जाना, इंडिया में नहीं रहा। इंडिया में उसको रहने भी नहीं देंगे बांग्लादेश। यार पता है बात क्या है, इसका बाप बैठा था इंडिया की गोद में, ये रस्म है, ये भी आकर इंडिया की गोद में बैठी है। अगर वो नहीं बच सका तो इसको किसने बचने देना है? आप शेख मुजीबर रहमान की गद्दार मानते हैं कि हीरो मानते हैं? ये भी फैसला हो जाए। मेरी बात सुनो, जब उनकी कौम उन्हें गद्दार मानती है तो हम उन्हें कैसे अपने मुल्क का जो है हीरो मान सकते हैं? नहीं, मैं अपने मुल्क का नहीं कह रहा, आपको उनके ही मुल्क का कह रहा हूं। आपको पता है कितनी सीटें उन्होंने ली थी? वो सारा किस्सा मुझे याद है। मुझे एक चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई, मुझे एक बात बताओ,
क्या इमरान खान ये इलेक्शन नहीं जीता? इलेक्शन जीता। उसने क्या कहा किसी मुल्क को कि आओ मैं तुम्हें मैं मदद दूंगा, मेरे मुल्क पे अटैक कर दो। खान को मौका ही नहीं मिला। एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने कहा कि नहीं मौका मिला? खान को मौका। अब देखो, ये जेल में बैठी हुई थी, दूसरी लेडी अब आ रही है बाहर, क्या नाम है उनका, ये बैठी हुई ना जेल में बैठी हुई है, क्या इंतकाल पर लोग उठे हैं? खुद ही उठे। खुद उठे। क्यों उठे? गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनकी पुलिस ही नहीं पसंद आई। पॉलिसी नहीं पसंद आई। अच्छा, जब हमने वोट दिए इमरान खान साहब को, हमें नवाज शरीफ और फौज की पुलिस नहीं ना पसंद आई। अगर हमें खान साहब कॉल देते कि आप ऊपर चढ़ दौड़े और साथ में कहते अमेरिकन को या किसी और मुल्क को, चाइना को कह देते कि हमें तो आपकी मदद चाहिए, हम आपके लिए गवर्नमेंट बनाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में, तो तुम्हें क्या लगता है फौज हिलती या फौज कुछ कर पाती? कुछ नहीं कर पाते। यही मामला बना था शेख मुजीबर रहमान का। उन्हें वो जीते हुए थे इलेक्शन, इस बात में शक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें स्टेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करते? हालात चलते रहते हैं, बाद में हालात ठीक भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं ठीक होते, कॉम्प्रोमाइज होते ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट तोड़कर बैठ जाए और उसी स्टेट बनी हुई स्टेट में खुद मर जाए उसी आर्मी के हाथों, अपनी आर्मी के हाथों खुद मर जाए, अपनी फैमिली को बर्बाद डालें। नहीं, और हीरो बनने की बजाय एक गद्दार की गोर लगाकर अपने पुतले बनवाएं, और जब आपकी बेटी की हुकूमत टूटे तो वो आपको गद्दार भी करें। इससे बड़ी लानत और मलामत और ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। नहीं, इंडिया अब जो शेख सुन्ना वाले को रख रहा है, इसका क्या नतीजा हो सकता है? इसका कोई नतीजा नहीं होगा। भाग जाएगी इधर से। वो भागे ना भागे, बांग्लादेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो बयानबाजी हो रही है ना, बांग्लादेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से उस पार्टी के लोगों को इन लोगों ने मारा है या ख़राब की है ना पार्टी, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो मुल्क में आएगी नहीं या आएगी, इलेक्शन करेगी। नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता बांग्लादेश का? हाँ, बांग्लादेश के लिए मैं एक बात कहूँगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जिससे हमारी दुश्मनी है, जिससे दोस्ती है, लेकिन तिजारत हर एक मुल्क के साथ होनी चाहिए। इस बात को मैं कहता हूँ कि इस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। चलो खैर, ये अब इंडिया के लिए थोड़ा सा है किस्म का समझ, लेकिन ऐसा इम्तिहान है। वो ऐसा नहीं करेंगे। ये जो इंडिया के चारों साइड से मुल्क है ना, गरीब मुल्क है या मतलब कम अखराजात वाले या छोटे लेवल की आबादी कह रहे हैं, इनको अब बिगाड़ ये शुरू होगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये साइड चारों साइड से इनका बिगाड़ शुरू होगा। जब इनका बिगाड़ शुरू होगा मेरे भाई, तो फिर इनके अंदर मुल्क के अंदर जो हालात है ना वो कशीदा होना शुरू हो जाएंगे। ये पुरानी पॉलिसी है अमेरिकन की, जब इनके अंदर के हालात ख़राब हो जाएंगे ना, शादो नाजर है मुल्क चलता रहे, लेकिन पार्टियाँ इतनी ज़्यादा है, हो सकता है मुल्क साहब की हुकूमत गिरा देंगे। चलेंगे खैर, मिलते हैं नई वीडियो में।